dear student, welcome to the Soul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start 10th lecture of alcohol, phenol and ether. So let's begin. Last time हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर की स्टडी किया था. अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टी में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ईथर के अंदर कैसे ब्रेक होता है, इस पर डिस्कस करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें जो डिस्कस करेंगे हम लोग बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फिजन ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लिखें. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब देखें आप यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ईथर के अंदर, ईथर ये फार्मूला है. नॉर्मली हम लोग ईथर को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, OR से, फिर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं. अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ है तो इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, किस पैटर्न से होगी, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि एल्काक्सी ग्रुप वेरी लेस रिएक्टिव ग्रुप है, बहुत कम रिएक्शन देता है. अब इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं एक्सेस ऑफ HX या HI, HCl, HBr सो ऑन, तो इसमें रिएक्टिविटी जब भी हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड कहते ही आपके माइंड में आना चाहिए HX और HX. आप जानते हैं यहाँ ये हाइड्रोजन है और ये हैलोजन है. ये हैलोजन एटम, ये हाइड्रोजन. अब जैसे हमें लिखना है HCl है, HBr है, HI है, इसकी बात करें. इसमें रिएक्टिविटी एडेड की बात करें तो मोर रिएक्टिव होता है. HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl, HCl इज मोर रिएक्टिव देन HF. लेकिन यहाँ पर हम लोग इन तीन की बात करेंगे. ये बेस्ट रिएक्शन देता है, HI जो है बेस्ट रिएक्शन देता है, HBr भी देता है, लेकिन HI इसमें से एक गुड रिएक्शन देता है ईथर के साथ. तो हम लोग HI को फोकस करेंगे मेनली, ये रिएक्शन हमें याद रखनी है. अब देखें आप रिएक्शन कैसे होती है. ये इसका ऑर्डर है. मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मीन हाइड्रोजन आयोडाइड. हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे रिएक्टिव है, ये हमें ध्यान रखना है. अब ईथर के साथ इसकी वेरियस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे. सबसे पहले R के साथ रिएक्शन देखें, HI की. ये एक्सेस में लिया जाता है, ये अधिकता में लिया जाएगा, एक्सेस अमाउंट. तो बॉन्ड इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी. एल्काक्सी ग्रुप लेस रिएक्टिव है, ये आपको बता दिया कि ये फंक्शनल ग्रुप बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ HI अगर लेते हैं तो ये रिएक्शन देगा. अब किस पैटर्न से देगा इस चीज को देखें. जैसे फर्स्ट इसमें H+ बनेगा
और I बनेगा I माइनस। तो ये H प्लस, यहां पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो H प्लस इसके साथ आके जुड़ेगा, तो इस प्रकार से ये बना लेगा। आपको यहां पर बता दे रहे हैं, इसको फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट बताएंगे। ये बना लेगा RO R लोन पेयर ऐसा आप दिखाएं, और एक जो है एक H के साथ बॉन्डिंग दिखा दें, ये पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज पे नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग नेचर होता है। तो ये बॉन्ड को इस प्रकार से पुल कर लेगा अपनी तरफ, और एक यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म होगा इस प्रकार से R प्लस हो जाएगा और दूसरा ROH हो जाएगा। एक एल्कोहल हो जाएगा, एक कार्बोकेटायन हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और एक एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल जो कार्बोकेटायन बनेगा, इसके साथ ये नेगेटिव पार्ट आके जुड़ जाता है, इसके साथ RI बना देगा, एल्काइल हैलाइड बना देगा। अगर ये HX होता तो ये RH बना लेता। तो इस प्रकार से यहां पर RI एक प्रोडक्ट बनेगा प्लस एक एल्कोहल बन जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है। मैंने बताया कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल आयोडाइड होगा। अगर HI के साथ रिएक्शन करेगा तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा एल्काइल आयोडाइड। फाइनल प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड ये बन जाएगा। ये टू स्टेप रिएक्शन होगी। ऑल मोल्स ऑफ एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू एल्काइल आयोडाइड। जो एल्काइल पार्ट अभी बचा है, क्योंकि आपने क्या कहा, इसको एक्सेस में लेंगे, मीन जब तक रिएक्शन पॉसिबल होगी तब तक ये रिएक्शन को करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप होगा इसका, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप देखें आप, सेकंड स्टेप रिएक्शन में एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये क्लियर, आपको क्लियर हो रहा है ये बात, क्योंकि इधर मैंने रिएक्टिविटी भी लिखा है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो इस प्रकार से आप देखो रिमेनिंग जो एल्कोहल बचा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट है तो एल्कोहल अगेन, रिमेनिंग एल्कोहल, या डायरेक्ट आप लिखें HI के साथ ये रिएक्शन करेगा और अगेन यहां पर एक बार ऐसे ही ऐड होगा H प्लस I माइनस, ये H प्लस ऐड होगा, ये बनाएगा देखो ROH लोन पेयर, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा तो ये फिर से पुल कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार से देखो ये वाटर मॉलिक्यूल बना के ये निकल जाएगा, और जो I माइनस होगा कार्बोकेटायन के साथ ऐड होकर फिर से एल्काइल आयोडाइड बनाएगा, एल्काइल आयोडाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो फाइनल रिएक्शन की बात करें, जब HI रिएक्ट करता है एक्सेस में जब रहता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट ये ऐसे बनेगा। देखो ईथर ट्रीटेड विद, यहां पर दोनों सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप लिए हैं। HI के साथ अगर इसको ट्रीट कराएंगे, एक्सेस में है HI, तो यहां पर 2 मोल ऑफ एल्काइल आयोडाइड मिलेगा और H2O बन जाएगा। ये 2 यहां पर ले रहे हैं जिससे H2O आप समझ सके कि H2O निकल गया। ये देखो 2 मोल HI का लिया, 2 मोल HI, और ये फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन मैंने दिखाया। फर्स्ट स्टेप में बना ये और एल्कोहल, सेकेंड स्टेप में यही एल्कोहल फिर से कन्वर्ट हो गया I में, तो ये देखो 2 मोल ऑफ एल्काइल आयोडाइड फाइनल बन गया। रिएक्शन 1 स्टेप में अगर दिखाना हो तो 1 स्टेप में ये रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन ये है, इसको आप समझें। तो इस प्रकार से ईथर HI से रिएक्शन देता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है
कि अगर सेकेंडरी या टर्सरी टाइप का ईथर हो तब ये रिएक्शन कैसे होगी, कहां पर HI जुड़ेगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप 2 टाइप्स का हो जाएगा। एक एल्काइल ग्रुप आप देखोगे लोअर नंबर ऑफ कार्बन का होगा, एक हायर नंबर ऑफ कार्बन का होगा, तो किस पैटर्न पर कहां पर जुड़ेगा, किस पैटर्न से जुड़ेगा। जैसे अभी तक जो हम लोगों ने रिएक्शन देखा ईथर की प्राइमरी, जिसमें एल्काइल ग्रुप प्राइमरी था, वहां पर जो ईथर से आई जुड़ा या मतलब अदर हैलाइड ग्रुप जुड़े, वहां पर SN2 रिएक्शन के थ्रू हुआ, रिएक्शन SN2 हुई। यहां पर जो रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन फॉलो करेगा, SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। SN1 SN2 के बारे में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है इसका फुल नेम, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये रिमेनिंग पार्ट जब आपको इसका हाइड्रोजन का रिमेनिंग पार्ट टीच करेंगे तो वहां पर हम इसको टीच करेंगे। तो SN1 SN2 रिएक्शन के ये जानना जरूरी है कि अगर प्राइमरी ईथर इस प्रकार से सपोज करो ईथर है, तो जिसमें मैंने विलियमसन सिंथेसिस एक बार बताया था आप लोगों को पिछले वीडियोस में, तो जो उसमें विलियमसन सिंथेसिस बताया था वो SN2 के थ्रू हुआ, SN2 स्टेप उसमें फॉलो हुआ, SN1 यहाँ पर फॉलो होगा। जरा देखें एक रिएक्शन CS3 और CS2, एक ये भी रिएक्शन देख लो एक, फिर आगे बढ़े। HI की रिएक्शन अगर कराएं आप, डाई मेथाइल ईथर, डाई एथाइल मेथाइल ईथर, इथाइल मेथाइल ईथर, ये है, इधर मेथाइल हो गया, इधर एथाइल हो गया। ये पहले आएगा M से, इसलिए अल्फाबेट में नेम लिया इसको, ये कॉमन नेम है एक प्रकार से, आप तो इसको ले सकते हैं। वैसे इसका आईयूपैक नेम मेथॉक्सी इथेन है, आईयूपैक नेम भी लिख दें, मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन, ये आईयूपैक नेम है। अगर ये HI से रिएक्शन करता है तो किस प्रकार से रिएक्शन होगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलेगा, एक मेथाइल आयोडाइड अलग मिलेगा और एथाइल आयोडाइड अलग मिलेगा। जब इसको एक्सेस लेते हैं, एक्सेस, तो एक बार आप मेथाइल आयोडाइड लिखेंगे, एथाइल आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड प्लस मेथाइल आयोडाइड, ये दोनों मिलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी, ये ध्यान देना कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, मैंने 1 स्टेप में बताया, लेकिन प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा इसी प्रकार से ये मिलेगा प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है। जरा इसमें देखो, ये अभी आप देख रहे हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है ये प्राइमरी कार्बन जैसा प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन अगर लगा हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर हो, ऐसे कंडीशन में, जैसे मान लो इस ग्रुप को लगाएं, इसमें फंडामेंटल आपको जानना है कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा। बाकी आप NCERT बुक देखेंगे या कोई रेफरेंस बुक तो आप उसमें इसको पाएंगे, लेकिन इसका फंडामेंटल समझना जरूरी है। SN1 SN2 की बात कर रहे थे, चूंकि यहाँ पर आएगा कि SN1 रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो SN1 आपको बता दें, ऐसे नॉर्मली आप याद रखें, फिर टॉपिक में जहां पर आएगा वहां डिस्कस करेंगे। SN1 रिएक्शन जब SN1 हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो SN1 टर्सरी, हमेशा टर्सरी अल्कोहल हो, टर्सरी अल्कोहल हो, टर्सरी हैलाइड हो, टर्सरी एमाइन हो, ये हमेशा SN1 रिएक्शन देंगे। और SN2 रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो ये समझ लो कि वो प्राइमरी, अगर प्राइमरी है जिसमें 1 डिग्री
एल्कोहल हो, 1 डिग्री हैलाइड हो। जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात आएगी, मतलब सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा होता है तो इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल द्वारा हो रहा है, जैसे आपने जब यहाँ रिएक्शन को देखा तो आप जानते हैं कि ये H+ बनेगा और -I बनेगा। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ये जो है अटैक करता है और हैलाइड बनाता है, करेस्पॉन्डिंग हैलाइड बनाएगा। तो ये जैसे एथाइल आयोडाइड बनाया तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको इसने हटाया या ऑक्सीजन को यहाँ से हटाया, किसके थ्रू हटाया? आयोडीन एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हटाया, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन आप जानते हो कि जब किसी ग्रुप को या किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट द्वारा डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल द्वारा हो रहा है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल द्वारा हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल द्वारा अगर सब्स्टिट्यूशन होता है, किसी ग्रुप को, किसी एलिमेंट को रिएक्टेंट से हटाते हैं तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक दे रहा है, तो ये SN1 जो देगा हमेशा याद रखना है टर्सरी SN1। अगर सेकेंडरी है, प्राइमरी है तो SN2 रिएक्शन देगा। अब ऐसे याद रखना है कि कम वाला जैसे प्राइमरी 1 डिग्री तो SN2 रिएक्शन देगा। 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री एल्कोहल अगर है तो वो हमेशा जो है SN1 देगा। ऐसे माइंड में रखो, बाकी इसके प्रॉपर्टीज को आगे डिस्कस करेंगे। अब ये HI से रिएक्शन करेगा तो किस प्रकार से ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? आपको प्रोडक्ट तो अभी मैं बता देता हूं कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर CH3CH3I बन जाएगा इस प्रकार से, और मेथाइल अल्कोहल बनेगा, ये बनेगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन क्यों, इसमें क्यों ये बना, क्यों नहीं मेथाइल आयोडाइड बना? ये क्वेश्चन एराइज होगा आपके माइंड में कि यहाँ पर मेथाइल आयोडाइड बनना चाहिए और यहाँ एल्कोहल क्यों नहीं बना। इस बात का, इस चीज का आंसर देखें क्या है, कैसे बना, इस चीज को आप समझे। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। हम लोग इतना सभी जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। टर्सरी ये 11th में पढ़ते आए हैं, कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन then primary carbocation। and methyl carbocation। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो टर्सरी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन कैसे हो रही है जरा इस चीज को देखें। जब आप HI की रिएक्शन कराते हैं तो HI इसी पैटर्न से ब्रेक होगा, H+ और I- में, इस प्रकार से, और यहाँ पर H+ प्रोटोनेटेड ईथर बनाएगा। इस प्रकार से देखो ये रिएक्शन होती है, CH3 ऑक्सीजन के साथ ये H जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिवली हो जाएगा CH3। इस प्रकार से प्रोटोनेटेड मेथाइल टर्सीब्यूटाइल ईथर, ये प्रोटोनेटेड है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं जैसे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये बॉन्ड को ये
ब्रेक कर लिया। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन, जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेता है और मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। अब ये जो यहाँ टर्सरी कार्बोकेटाइन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है I-, इस प्रकार से I- यहाँ पर अटैक करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ये बना लेता है। ये बात क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार से ये फॉर्मेशन करता है। इसको आप अलग अलग स्टेप में दिखाएंगे। पहले स्टेप में कैसे दिखाएंगे, एक तो आप जनरल स्टेप लिख लेंगे कि डायरेक्ट ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसका नेम आप लेना चाहें, आईपैक नेम लेना चाहें, तो ये लॉन्ग चेन हो गई, तो 2-आइडो 2-methyl propane, IUPAC name of this compound। तो इस प्रकार से ये IUPAC नेम है, ये फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। इसको अगर दिखाना है आपको तो इस प्रकार से दिखाएंगे। अब आपको ये भी पहचानना है, कार्बोकेटाइन जब बन गया, कार्बोकेटाइन अगर टर्सरी है तो न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ये SN1 के थ्रू करेगा। SN2 टर्सरी है तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो द रिएक्शन फॉलोज SN1 CH3 पॉजिटिवली, और ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक किया, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनता है, ये मेन प्रोडक्ट होता है जैसा कि अभी पीछे बताया। तो ये फर्स्ट स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, तो इस प्रकार से जहां भी इस प्रकार का ईथर मिले आप इस प्रकार से रिएक्शन कराएंगे। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन ऐसे आप जनरली बताएं, ये आपके बुक के ही रिएक्शन है, तब फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। जैसे सपोज करो फिनाल, ये पूछा जाता है इसलिए आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। फिनाल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फिनाल को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये फिनॉल है। फिनाल का दूसरा नाम बता चुके हैं पिछले इसमें वीडियो में। फिनॉल के रिएक्शन अगर कराएं RH से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और RH, ये मान लो दे दिया गया आपको इस प्रकार से, तो क्या प्रोडक्ट आप बनाएंगे, क्या इमेजिन करेंगे? तो पहले जैसा डिस्कस किया है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनॉल से रिएक्शन करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। सोडियम फिनॉक्साइड देखो ये इस प्रकार से बनेगा, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा वैसे ही RH से रिएक्शन कर जाएगा। किस पैटर्न पर? विलियमसन सिंथेसिस, पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस किया था।
तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कर जाएगा और इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में देखो सोडियम फिनॉक्साइड RH से अगर रिएक्शन करेगा, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, ये देखो ये इसके साथ ये निकल जाएगा और यहां पर एल्काइल फेनाइल ईथर बन जाएगा। एल्काइल फेनाइल ईथर। इसमें अगर देखो एल्काइल ग्रुप, इसको याद रखना आप, इसकी रिक्वायरमेंट है हमें कि अगर कहीं पर मेथाइल ग्रुप लगा है तो इसको एनिसॉल करना, कॉमन नेम एनिसॉल, वैसे आप मेथाइल फेनाइल ईथर कह लें, एनिसॉल कह लें। एनिसॉल से पूछा जाता है कि एनिसॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फार्मूला ऑफ एनिसॉल। तो एनिसॉल का कौन सा फार्मूला है, तो ये आप ध्यान देना, एनिसॉल है, एनिसॉल मेथाइल फेनाइल ईथर, मेथाइल फेनाइल ईथर। ये तो इस प्रकार से ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्काइल हैलाइड देन फॉर्म। तो ये आप इस प्रकार से फॉर्म करना। अगर RH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बाई प्रोडक्ट यहाँ पर NaX निकाल देना और ये प्रोडक्ट बना देना। अगर यहाँ पर मेथाइल ग्रुप है तो इसको एनिसॉल करना। और एक और बता दें, ये भी सम टाइम पूछ लिया जाता है, अगर एथाइल ग्रुप हो तो क्या कहोगे? अगर यहाँ पर C2H5 हो तो क्या कहोगे? इसको देखो फेनिटॉल कहते हैं, फेनिटॉल, फेनिटॉल। जैसे ये एनिसॉल वैसे फेनिटॉल, तो ऐसे याद रखना आप इसको। अभी आपसे पूछा था ना कि फिनॉल का नेम याद आया? फिनॉल, देखो एक मैंने जब इसको बताया होगा दूसरा नाम तो कार्बोनिक एसिड बताया होगा। ये कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ये जरूर नाम याद रखना, कभी कभी इसी से पूछा जाता है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड फिनॉल का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझें। अभी जैसा कि बताया कि इलेक्ट्रोफाइल्स अगर अटैक करता है फर्स्ट रिएक्टेंट के ऊपर तो आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कैसे होगा? ईथर के अंदर ये चीज देखें आप, ईथर में बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एटम पर डायरेक्ट देख रहे हैं लोन पेयर है। अगर लोन पेयर किसी भी बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा हुआ एटम है उसके ऊपर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है रिंग के ऊपर। तो ये कैसे डीलोकलाइज होता है इस चीज को आप देखें, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिवली हो जाएगा। जब ये पॉजिटिवली होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो
यहाँ नेगेटिव चार्ज, जब बेंजीन से जुड़े हुए रिंग पर बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एटम के ऊपर जब लोन पेयर होता है, हमेशा बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वो डीलोकलाइज होता है, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा, ये हमें ध्यान देना है। और वो नेगेटिवली रहेगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करने का मतलब नेगेटिवली रहेगा। और यहाँ पर देखें ये बन जाएगा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज और एक लोन पेयर इसका रहेगा। और बाकी जैसा स्ट्रक्चर है वैसा आप बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो इसी प्रकार से बनाएंगे आप इसका डीलोकलाइजेशन। इसके रिपल्सन से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पैरा पोजीशन पर, इसके करस्पॉन्डिंग मैं देख रहा हूँ पैरा पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन है, ये शिफ्ट करेगा तो ये देखो पॉजिटिवली, ये कार्बन पॉजिटिवली होगा जो इसको पुल कर लेगा। और आप स्ट्रक्चर को इस प्रकार से दिखाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आप इस प्रकार से इसको यहाँ एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब दिखाएंगे, यहाँ पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के साथ OR, ये पॉजिटिवली चार्ज, इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका जब ड्रा करेंगे फिर से एक बार ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिवली हो जाएगा, ये पुल कर लेगा। और फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आप ड्रा करेंगे इस प्रकार से इसको ड्रा करेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड जैसा ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड इसी प्रकार से रहेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज और लोन पेयर के साथ रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो इसके रिपल्सन से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर होता है। इसी को हम लोग कहेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेंस को शो करता है और फिर से इनिशियल स्ट्रक्चर अचीव कर लेता है कंपाउंड इस प्रकार से। तो ये आप देख रहे हो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। और फर्स्ट और फिफ्थ की अगर बात करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर केवल किसमें डिफरेंस है इनमें, जहां यहाँ डबल बॉन्ड था वहां सिंगल हो गया, जहां देखो वहां यहाँ सिंगल है वहां डबल बॉन्ड हो गया। इट मीन्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ, रिंग के अंदर पूरे पाई बॉन्ड रोटेट किया। ये यही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कैनोनिकल ये देख लेना, ये डबल एन हो संभवतः, या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ रही है तो जो इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि मैंने कहा है कि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इट मीन उस पर यह तो जो अटैक करेगा उस पर यह तो पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर की उसमें कमी होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होगी तभी वो अटैक करेगा उस प्लेस पर जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबस्ट्रेट में ज्यादा होगी, कंपाउंड के अंदर ज्यादा होगी, वहां पर अटैक करेगा ये। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसकी कुछ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से है, देखो एक रिएक्शन यहाँ पर इसके बाद देखें आप मेथॉक्सी
उसके बाद आप मेथॉक्सी फेनाइल ईथर की एक रिएक्शन देखें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल और सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, या ऐसे राउंड बना सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं। ब्रोमीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फार्मूला आप जानते हैं, विनेगर, ये, या ऐसे लिखा जा सकता है इथेन ओइक एसिड, इस प्रकार से लिखा रह सकता है, या डायरेक्ट ये फार्मूला दे और ब्रोमीन दे देगा और इसकी रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, इसको लिख लेना कहीं कि मेथाइल फेनाइल ईथर रिएक्ट विद ब्रोमीन। यहां मैं लिख देता हूं, मेथाइल एनिसोल भी इसको कहते हैं, एनिसोल लिख लो, अभी बताया था थोड़े देर पहले। एनिसोल रिएक्ट विद bromine in presence of एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसको बता दें आपको। इसका इंपॉर्टेंस ये कि अगर ब्रोमीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में करेगा, तो कोई भी हैलोजन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो हम लोग जानते हैं क्या, लुईस एसिड होना चाहिए। लुईस एसिड होगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ किसी आयरन ब्रोमाइड की जरूरत नहीं है। आयरन ब्रोमाइड थर्ड या आयरन थर्ड ब्रोमाइड ऐसे भी कह सकते हैं, आयरन थर्ड ब्रोमाइड ऐसे भी कह सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में क्या करता है ये आपको बता दें कि ब्रोमीन रिएक्ट करके आयरन थर्ड ब्रोमाइड से ये ब्रोमीन प्लस बना लेता, और इसके बाद आयरन Br4 और यहां पर माइनस बनाता। इस प्रकार से एक कंपाउंड बनाता और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां प्रोड्यूस करता। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, लेकिन यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस रिएक्शन में अगर इथेनोइक एसिड लेते हैं, इस रिएक्शन में इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, इस चीज को देखें। क्योंकि इसकी प्रेजेंस में जो है, इसकी प्रेजेंस में ये में जो एनिसोल है, एनिसोल या आप कह लो कि जो मेथाइल फेनाइल ईथर है, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर एक्टिवेट करता है, और पैरा पोजीशन का जो प्रोडक्ट होता है, इसकी यील्डिंग जो होती है वो 90% एबव द 90% हो जाती है। और ये जब इतनी यील्डिंग हो जाती है तो अपने आप जो है आर्थो, ये पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आर्थो भी साथ में मिल जाता है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता इसमें नहीं है, इस रिएक्शन में। और ये डायरेक्ट रिएक्शन करके मेथॉक्सी की प्रेजेंस में 90% पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है। पैरा पोजीशन पर एक्टिवेशन होता है, पैरा पोजीशन 90%। तो यहां पर जो है Br लग जाता है, Br यहां पर लग जाता है। ये इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसमें पैरा प्रोडक्ट 90% या एबव द 90% होता है, ये हमें ध्यान रखना है। किसकी रिएक्शन, ब्रोमीन की रिएक्शन। समटाइम ये रिएक्शन दे दी जाती है तो हम लोगों के माइंड में आ जाता है कि ऑर्थो पैरा ना होके ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी कहीं, ऐसा नहीं होगा।
ये रिएक्शन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगी, इथेनोइक एसिड जब प्रेजेंस रहेगा, ये हमें ध्यान देना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, आप बताना इसको या एस्टिमेट करो, इसके बारे में आप एक बार सेल्फ को एस्टिमेट करो, असेसमेंट करो अपना कि आप कितना सीखें। एनीसॉल की बात कर रहा था, एक नोट पॉइंट में रखना ये क्वेश्चन, ये आपके बुक का एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन। ये एनीसॉल है, एनीसॉल की रिएक्शन, जैसे अभी तक मैंने क्या कहा था, टर्सरी जब रिएक्शन कराते हैं HI से टर्सरी ईथर की रिएक्शन, टर्सरी ब्यूटाइल लगा होता है और मेथाइल टर्सरी ब्यूटाइल में मेथाइल टर्सरी ब्यूटाइल मेथाइल ईथर जो होता है, उसकी रिएक्शन जब HI से कराते हैं तो I जो होता है टर्सरी कार्बन के साथ टर्सरी कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद I वहां पर न्यूक्लियोफाइल वहां से जुड़ता है स्टेबल कार्बोकेटायन से। यहां पर आपको बताना है कि अगर यहां HI की रिएक्शन कराएं, HI रिएक्ट विद दिस, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, I किसके साथ जाएगा, ये आपको बताना है। ध्यान से सेल्फ से एस्टिमेट करो, पहले इसके स्ट्रक्चर को एस्टिमेट करो, ये स्ट्रक्चर एस्टिमेट करोगे शायद आसानी से आप समझ पाए कि क्या मेन प्रोडक्ट I किसके साथ जाएगा, आयोडीन किस ग्रुप के साथ, फेनाइल के साथ जाएगा या मेथाइल के साथ जाएगा, ये आपको एस्टिमेट करना है। तो देखें आपने क्या एस्टिमेट किया होगा, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि आप यहां जानते हैं कि यहां डीलोकलाइजेशन होता है और डीलोकलाइजेशन के कारण यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये ऑक्सीजन और फेनाइल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं होगा। इसके कंपेयर में आप देखें ऑक्सीजन और कार्बन CH3 के बीच का जो बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर ये इजीली ब्रेक होता है तो इसका मीन ये ब्रेकिंग कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार की ब्रेकिंग हो जाएगी और मेथाइल कार्बोकेटायन बन जाए। अगर मेथाइल कार्बोकेटायन बना तो यहां पर I किसके साथ चला जाएगा, एक तो यहां फिनॉल बन जाएगा, क्योंकि ये बनेगा H प्लस इसके साथ, ये H प्लस I माइनस H प्लस, तो H प्लस इसके साथ चला जाएगा और यहां पर ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस मेथाइल अल्कोहल बन जाएगा, सॉरी मेथाइल आयोडाइड बन जाएगा। इस बार देखो HI में I जो है छोटे ग्रुप के साथ आया और टर्सरी ब्यूटाइल मेथाइल ईथर में किसके साथ गया था, टर्सरी ब्यूटाइल के साथ I ग्रुप किया था। तो यहां पर जो है ये किस रिएक्शन को फॉलो किया, ये SN2 रिएक्शन को फॉलो कर लिया, इसके साथ नहीं आया, जबकि ये स्टेबल बनाता। लेकिन यहां चूंकि आप जानते हैं जब डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये देखो जब ये शिफ्ट यहां पर होगा तो ये पार्शियली ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब यहां पर इस प्रकार से बॉन्ड आएगा ये डबल बॉन्ड, और जब ये डबल बॉन्ड होगा तो ये कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जो यहाँ मेथाइल ग्रुप होता ये बॉन्ड ब्रेक होना आसान था, इसलिए ये ऐसा होता है कि इस केस में चूंकि I जो है I कार्बोकेटायन के साथ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड चूंकि यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये शिफ्टिंग के कारण, इसके शिफ्टिंग के कारण बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो कार्बोकेटायन मेथाइल कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पर I जुड़ जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसा रहा, SN2 टाइप का, क्योंकि प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बोकेटायन हमेशा SN2 देता है, टर्सरी कार्बोकेटायन हमेशा
एसिड-1 रिएक्शन देता है। ये हमें ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है इसके बारे में समझ लें, फिर हम डिस्कस करें। ये देखो बहुत इलाबोरेट रिएक्शन है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर जो आपको अभी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, कोई यही रिएक्शन इसके अंतर्गत नहीं आता। इसमें बहुत से रिएक्शन इंक्लूड है। इसमें बेंजीन से रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ तो हम लोग एनिसॉल की रिएक्शन कराएंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट जो यहाँ एक्सप्रेस करेंगे एनिसॉल के थ्रू करेंगे। और वैसे जो हम लोग रिएक्शन इसकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो ये बेंजीन से भी हो सकता है, टोल्यूइन से भी हो सकता है। ऐसे वेरियस कंपाउंड से इसकी रिएक्शन होती है। लेकिन जो अभी हम फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं वो रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट की किसके साथ होगी, एनिसॉल के साथ होगी। तो एनिसॉल के साथ रिएक्शन देखें कैसे होती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो चीजें आपको बता दें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, एनहाइड्रस है, मींस इसमें वाटर नहीं है। एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। और एक रिएक्शन और आपको बताएंगे यहाँ पर, यहाँ बेंजीन या फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। ये यहाँ एसिटिल ग्रुप लिया है, एसिटाइल ग्रुप लिया है, एसाइल क्लोराइड लिया है यहाँ पर। और वैसे आप यहाँ पर फिनाइल भी ले सकते हैं। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब देखें, आप इसके नेम को याद रखें। जब एनिसॉल के साथ, ये एनिसॉल माइंड में रखें। यहाँ फेनिटॉल कब होगा, जब यहाँ पर C2H5 होगा तो फेनिटॉल हो जाएगा। एनिसॉल है ये। एनिसॉल की रिएक्शन जब मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये बेंजीन होता तब भी ये रिएक्शन करता। टोल्यूइन यहाँ होता, CH3 केवल होता तब भी ये रिएक्शन होती, तब भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती। ऐसा केस यहाँ पर भी ऐसा होता तो भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती। अब देखें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर इंड्यूस कराएंगे या इंट्रोड्यूस कराएंगे एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम कहेंगे कि एल्काइलेशन है, ये एल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। अगर एसाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं बेंजीन रिंग के अंदर तो हम इसे कहेंगे कि एसाइलेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर यहीं पर C6H5CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम कहेंगे बेंजाइलेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये नेम आप याद रखें कि एल्काइलेशन ऑफ, फर्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, HCR रिएक्शन। यहाँ पर एसाइलेशन
आप एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं इसको, एसिटाइलेशन, समटाइम एसिटाइलेशन लिखा रहता है, एसाइलेशन ऑफ FCR रिएक्शन, FCR या FC रिएक्शन। तो एसाइलेशन है, एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप इंड्यूस कराएंगे और एसाइलेशन में CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैसे इंड्यूस कराते हैं इस चीज को देखें, कैसे ये रिएक्शन होती है। फाइनल प्रोडक्ट, पहले दोनों रिएक्शन का मैं फाइनल प्रोडक्ट बना देता हूं, फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। यहां पर देखें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आर्थो पैरा एनिसोल, देखो एक थिंकिंग आपके माइंड में आ सकता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लें। ऐसा हो सकता है आपके माइंड में एकाएक आए कि ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, कि आप कहेंगे यहाँ 1 मोल है, ये कैसे 2 बेंजीन रिंग 2 एनिसोल ग्रुप यहाँ पर मिल गया जो है। इसके बारे में ये थिंक करना कि जैसे किसी टेस्ट ट्यूब में आप अगर 1 ml एनिसोल लेंगे तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल एनिसोल के होंगे, अरबों मॉलिक्यूल एनिसोल के होंगे। अब जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में 1 ml 10 ml जो भी एनिसोल लिया, अब मेथाइल क्लोराइड अगर मिलाएंगे या एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, अगर ये एक एक ड्रॉप, जैसे इसको एक ड्रॉप लिया, एक एक ड्रॉप इसको मिलाओगे तो इसके भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स या अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। एक बार में हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हो सकता है यहाँ पर रिएक्शन के बाद जो पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, CH3+ बनाएगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल एक बार जो है आर्थो पर किसी रिएक्शन के दौरान किसी मॉलिक्यूल में आर्थो के पास से गुजरे तो आर्थो पर लग जाए, हो सकता है किसी में पहला पोजीशन पे लग जाए। इसलिए हम दोनों को यहाँ पर दिखाते हैं कि ये दोनों बन सकते हैं, ये दोनों बनते हैं। इवन आपको बता दें मेटा पोजीशन पर भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसकी यील्डिंग इतनी कम होती है कि उसको यहाँ पर हम लोग शो नहीं करते। तो अब आप देखें यहाँ पर कैसे ये हुआ, प्रोडक्ट ये आपको मिल गया। ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर जो एसिटाइलेशन मैंने लिखा था इसमें भी ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो आप एसिटाइल ग्रुप जो है यहां पर लगेगा, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं आर्थो पोजीशन पर, और एक बार पैरा पोजीशन पर भी बना के दिखा लें। CH3 आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखें, CH3 इस प्रकार से। तो ये आर्थो पैरा प्रोडक्ट है, आर्थो प्रोडक्ट है, ये आर्थो एनिसोल कह सकते हैं आप, आर्थो एनिसोल। और इसको पैरा एनिसोल कहेंगे, पैरा एनिसोल। अब पैरा एनिसोल, पैरा पोजीशन पर एनिसोल के पैरा पोजीशन पे एसिटाइल है तो आप पैरा एसिटाइल एनिसोल कह सकते हैं, पैरा एसिटो एनिसोल कह सकते हैं, इसको आर्थो एसिटो एनिसोल कह सकते हैं। आर्थो एसिटो जरूर लगा देना, एसिटो एनिसोल, इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसको। तो ये तो प्रोडक्ट, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बना। जैसे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, आर्थो एंड पैरा, ये आर्थो है, ये पैरा प्रोडक्ट है। वैसे यहाँ पर भी आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। इसको हम लोग एसाइलेशन ऑफ FC रिएक्शन कहते हैं, इसको एल्काइलेशन ऑफ FC रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म को देखें, एक एक करके मैकेनिज्म को देखें कैसे बना होगा। एक
का मैं इलेक्ट्रोफाइल बना दे रहा हूं। बाकी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किस वे में अटैच्ड होते हैं, इस चीज को आप जानते हैं। फर्स्ट देखो, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है, इस चीज को देखें। CH3Cl रिएक्ट विद एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। आप देखिए, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एक लुईस एसिड है। ये स्वयं इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इस प्रकार से CH3+ बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन जैसा यहां पर है। एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड माइनस ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल अब ये अटैक करता है यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन। ऐसे ही ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करेगा, आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराएगा। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाती है, इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। ऐसा ही मैं ऐसे एसिटिल ग्रुप का जो एसिटिल क्लोराइड है उसका इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं, सेम वे में बनता है। इस चीज को देखें, फर्स्ट स्टेप वहां पर भी जब एसिटिल ग्रुप होगा, ये क्लियर हो गया ना आपको कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा। फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस किया था जब हम लोग हैलोजन के बारे में पढ़ रहे थे, हैलोजन एंड डेरिवेटिव्स ये सब, तो वहां पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखें ऐसे एसिटाइल ग्रुप कैसे बनता है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, सेम पैटर्न। चूंकि ये एक लुईस एसिड है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड, तो आप देखें ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, तो इसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस प्रकार से क्लोरीन को ले लेगा, यहाँ पर ये बना लेगा, देखो CH3CO+ और एसिटिल कार्बोकेटायन है, ये एसिटिल कार्बोकेटायन एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड बना लेगा इस प्रकार से। तो ये अटैक करेगा, अगर ये रिएक्शन इससे हो तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अगर यहाँ CH3COCl ग्रुप होता तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट मैंने बनाया। तो ये चैप्टर एल्कोहल का, ईथर, फिनॉल, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बाकी एक्सरसाइज आप करते रहिए। ढेर सारे क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, NDA जिसमें भी आए हुए क्वेश्चन हैं, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, सभी आप करिए, सभी ट्राई करिए। और अगर नहीं आता तो उसको डायरेक्ट आप मेरे साथ डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिस्कस करिए, तो बहुत ईजिली मैं उसको बता दूंगा। तो आप जो भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, चाहे ABC हो या दिनेश हो या जो है प्रदीप हो, जो भी आप पढ़ते हो, वैसे ABC भी वन ऑफ द गुड बुक है, आपके लिए अच्छी बुक है रेफरेंस में। तो उसके भी क्वेश्चन जो IIT, PMT सभी आए हुए क्वेश्चन है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, NDA में, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वो सब क्वेश्चन आप अभी से प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। और क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाए तो आप जो भी क्वेश्चन, जैसे जो टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं, उसको आप करते जाओ। मैक्सिमम मैं ऐसे ही क्वेश्चन इनिशियली दूंगा,
कि जो आपके कंपटीशन में आए हैं या नॉर्मल कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, कुछ कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन वो सब दूंगा, उसको आप करो। अगर वहां पर कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो भी आप मेरे साथ डिस्कस करो। ठीक है, थैंक यू।